नमस्कार। रेसिप्रोकल लैटिस के अपने डिस्कशन में पिछले लेक्चर में हम लोग वन डायमेंशनल लैटिस के कॉन्टेक्स्ट में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस की बात कर रहे थे और हम लोगों ने ये कहा था कि ब्रेवे लैटिस होने का कंडीशन ये होता है कि किसी भी लैटिस पॉइंट के चारों तरफ का अरेंजमेंट और सिमेट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्फ़िगरेशन एक तरह का होना चाहिए और पूरे लैटिस को एक सर्टेन फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू जनरेट किया जा सकता है। लैटिस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ट्रांसलेशन वेक्टर r इज इक्वल टू n1a1 प्लस n2a2 प्लस n3a3 के थ्रू पहुंचा जा सकता है। और किसी लैटिस के एक पॉइंट के आसपास, एक पॉइंट के अराउंड जो लैटिस पॉइंट्स की डेंसिटी है, हर पॉइंट के अराउंड वैसी डेंसिटी होनी चाहिए या एक सर्टेन पीरियोडिक रूप से वो चीज़ रिपीट होनी चाहिए। और हम लोगों ने कहा था कि कोई भी अगर वन डायमेंशनल ब्रेवे लैटिस है तो एवरी ब्रेवे लैटिस इज अ काइंड ऑफ पीरियोडिक लैटिस। तो वन डायमेंशनल लैटिस के केस में अगर पिछला लेक्चर आप याद करेंगे तो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर वन डायमेंशनल लैटिस चूंकि है और इसके लैटिस कांस्टेंट को हम लोगों ने a लिया था और ट्रांसलेशन वेक्टर हम लोगों ने कहा था कि NA होगा। तो किसी आर्बिट्ररी पोजीशन x पर जो लैटिस पॉइंट है उस पॉइंट के पास जो डेंसिटी है लैटिस पॉइंट्स की, सेम वैसी ही डेंसिटी पेरियोडिकली रिपीट होनी चाहिए फॉर इट टू बी ए पेरियोडिक लैटिस। कहने का मतलब कि वॉट एवर इज द डेंसिटी एट x, द सेम शुड बी द डेंसिटी एट x प्लस NA, और दिस इज ड्यू टू द कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस ऑफ ए ब्रेवे लैटिस। और चूंकि ब्रेवे लैटिस एक पीरियोडिक लैटिस है और आप पढ़ते हैं कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को साइनूसॉइडल और कोसाइन फंक्शंस के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको हम लोग फूरियर थ्योरम कहते हैं। तो अगर ये एक डिस्क्रीट ब्रेवे लैटिस है और ये एक पीरियोडिक लैटिस है तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस इट इज ए पीरियोडिक लैटिस, this being a periodic breve lattice, we may write, ये पेरियोडिकली रिपीट करेगा इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको we may write rho x is equal to summation over k rho k e to the power I k x। वन डायमेंशनल लैटिस है, ये लैटिस पॉइंट्स रिपीट होंगे एक्स एक्सिस के एलोंग। इसको आप कह सकते हैं दिस इज ए फूरियर ट्रांसफॉर्म ओवर के फॉर ए डिस्क्रीट वन डायमेंशनल लैटिस। फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे है? डिस्क्रीट है इसलिए यहां समेशन का साइन लगा है। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता तो यहां इंटीग्रेशन लगता और e टू दी पावर आई के एक्स को हम लोग लिख सकते हैं cos के एक्स प्लस आई साइन के एक्स।
और इस समेशन को ऑपरेट करवाइएगा तो ये हो जाएगा ρ1 cos x प्लस आई साइन x प्लस ρ2 cos 2x प्लस आई साइन 2x। तो साइन और कोसाइन फंक्शंस के कॉम्बिनेशन के रूप में इसको लिखा जा सकता है। डी मोइवर्स थ्योरम से आप जानते हैं कि e टू दी पावर आई थीटा इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इस पूरे चीज को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तो ये एक्चुअली है फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म, शॉर्ट में इसको हम लोग FT लिखा करेंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ वन डायमेंशनल discrete lattice over K. Fourier transform has been taken over K। और इस कंडीशन को अगर हम n इज इक्वल टू 1 ले लें, n विल बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन -1 -2। अगर n को -1 लेंगे तो जैसा x पर है वैसा ही x -a पर होगा पॉइंट, वैसा ही x -2a पर होगा पॉइंट। ये इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स है along x axis obeying a certain periodic pattern and obeying the conditions for it to be a Bravais lattice। तो for n is equal to 1 इस कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इनवेरियंस को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ρx विल बी इक्वल टू रो ऑफ x प्लस a। ρx विल बी इक्वल टू रो ऑफ x प्लस a। एंड हाउ कैन दिस बी रिटन नाउ? लेट अस सी। हम लोग इसको लिख सकते हैं रो एक्स प्लस ए को क्या लिख सकते हैं? अभी जो फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में हम लोगों ने लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ओवर के रो के ई टू दी पावर आई के एक्स प्लस ए। और इसको लिखा जा सकता है समेशन ओवर के रो के ई टू दी पावर आई के एक्स इंटू ई टू दी पावर आई के ए। दैट इंप्लाइज रो एक्स प्लस ए को हम लोग लिख सकते हैं समेशन ओवर के रो के ई टू दी पावर आई के एक्स इंटू ई टू दी पावर आई के ए। और ये है रो एक्स। और कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इनवेरियंस के मुताबिक दिस रो एक्स शुड बी इक्वल टू रो एक्स प्लस ए। तो ये और ये इक्वल होने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा। सो for the condition of translational invariance to get satisfied, what should it be? What condition should it satisfy? For the condition of translational invariance to get satisfied, so for रो एक्स प्लस ए टू बी इक्वल टू रो एक्स ई टू दी पावर आई के ए शुड बी 1। और आप यहां पर देखिए सिंपल मैथमेटिक्स है। ई टू दी पावर आई के ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई टू दी पावर आई के ए को लिख सकते हैं कॉस के ए प्लस आई साइन के ए। और अगर हम लोग के
के ए को 2m पाई ले लें, 2m पाई, तो ये हो जाएगा cos वेयर m इज 0 1 2 सो ऑन प्लस माइनस 1, या इसको प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन कर दें, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई m प्लस i साइन 2 पाई m। और आपको पता है कि साइन का ये जो आर्गुमेंट है, साइन का ये जो एंगल है वो 2 पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, सो दिस टर्म विल बी 0 और cos 2m पाई इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बी 1। तो इस पूरे चीज को 1 होने के लिए के ए को 2m पाई होना पड़ेगा, तो यहां से आ गया कि के ए शुड बी इक्वल टू 2m पाई, दैट इंप्लाइज के शुड बी इक्वल टू 2m पाई बाई ए, ऐसा होना चाहिए। अगर हम लोग 3 डाइमेंशनल लैटिस के कॉन्टेक्स्ट में इन बातों को समझने की कोशिश करें, तो अगर कोई 3 डाइमेंशनल लैटिस भी एक ब्रेवे लैटिस है तो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस के कंडीशन को वो भी सेटिस्फाई करेगा। अगर वो ब्रेवे लैटिस है तो लैटिस के किसी भी एक पॉइंट से लैटिस के किसी भी दूसरे पॉइंट तक हम ट्रांसलेशन वेक्टर आर के थ्रू पहुंच सकते हैं, और लैटिस के किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक अगर ट्रांसलेशनल वेक्टर आर के थ्रू हम पहुंचते हैं तो उस पॉइंट के अबाउट भी अरेंजमेंट वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले वाले पॉइंट के अबाउट था, या उस पॉइंट पर भी डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट्स वैसा ही होना चाहिए उस पॉइंट के अराउंड जैसा इस पॉइंट के अबाउट था। मतलब कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस 3 डाइमेंशनल लैटिस के केस में भी सेटिस्फाइड होगा, प्रोवाइडेड द लैटिस इज ए ब्रेवे लैटिस। तो अगर इसी बात को हम लोग 3 डाइमेंशनल लैटिस के लिए बोलें या समझने की कोशिश करें, देन व्हाट डू वी गेट, लेट अस सी। सपोज अ 3 डाइमेंशनल लैटिस इज देयर, suppose a 3 dimensional lattice is there, हालांकि हम लोग यहां 2 ही डायमेंशनल दिखा पाएंगे, बट इसके ऊपर भी लैटिस पॉइंट है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। तो इस बोर्ड के प्लेन में तो लैटिस पॉइंट्स हैं ही, बोर्ड के ऊपर और नीचे भी लैटिस पॉइंट्स हैं। सो ये 3 डायमेंशनल एरे ऑफ लैटिस पॉइंट्स है, ये एक 3 डायमेंशनल लैटिस है। और सपोज कीजिए कि कोई भी एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, जिसका ये ओरिजिन है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेटिव इस लैटिस के किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसके ओरिजिन के रिलेटिव है आर, और लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर है आर इज इक्वल टू n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3, where n1 n2 and n3 are integers, their values may be 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on, and a1 a2 a3 are fundamental translation vectors। इनकी बात हम लोग ब्रेवे लैटिस का डिस्कशन करते समय कर चुके हैं। तो इस तरह के ट्रांसलेशन के थ्रू इस 3 डायमेंशनल लैटिस के किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है, किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है। मान लीजिए एक ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू हम यहां से यहां जाते हैं, एंड दिस ट्रांसलेशन वेक्टर इज आर। इस तरह के ट्रांसलेशन के थ्रू यहां से यहां पहुंचा जा सकता है। यहां से यहां जाने के लिए हमें
इस वेक्टर के लॉन्ग इतना, इस वेक्टर के लॉन्ग इतना और इस वेक्टर के लॉन्ग इतना अगर डिस्प्लेस हो जाए तो वी कैन रीच फ्रॉम हियर टू हियर। और इस ओरिजिन के रिलेटिव उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, सपोज कीजिए आर डैस्ट। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आप देख सकते हैं कि दिस आर डैस्ट कैन बी रिटेन एज आर प्लस आर। तो 3 डाइमेंशनल लैटिस के केस में ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस के कंडीशन को सेटिस्फाइड होने के लिए, और अगर हम ये कहें कि हमारा लैटिस ब्रेवे लैटिस है, देन इट मस्ट बी ए पीरियोडिक लैटिस। सो सिंस इट इज अ ब्रेवे लैटिस, we may write what? Density of lattice points at R should be equal to density of lattice points at R plus R. That implies, इसको अब आपको पता है कि किसी ब्रेवे लैटिस के किसी पॉइंट पर डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट्स को हम लोग एक फूरियर ट्रांसफॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। वी मे राइट इट इन टर्म्स ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो एट आर को लिख सकते हैं समेसन ओवर, सपोज कीजिए समेसन ओवर जी एक ले लेते हैं यहाँ पर, रो जी ई टू दी पावर आई वेक्टर जी डॉट आर। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं समेसन ओवर जी रो जी ई टू दी पावर आई जी डॉट आर प्लस आर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या दे देगा हमें, ये दे देगा दैट इंप्लाइज समेसन ओवर जी रो जी ई टू दी पावर आई जी डॉट स्मॉल आर, यहां पर हम लोग ले रहे हैं जी डॉट आर इज इक्वल टू समेसन ओवर जी रो जी ई डॉट आई रो जी ई आई जी डॉट आर इंटू ई टू दी पावर आई जी डॉट कैपिटल आर। एंड दिस आर इज N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3 ब्रेवे लैटिस का ट्रांसलेशन वेक्टर, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर। और देखिए ये दिस इज नथिंग बट रो आर। सो फॉर दिस टू बी सेटिस्फाइड, फॉर द अबव कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, फॉर द अबव condition to be satisfied, what should happen? For the above condition to be satisfied, e to the power I g dot r should be 1। जैसे वन डायमेंशनल लैटिस के केस में हम लोगों ने बात किया था ना, वन डायमेंशनल लैटिस के केस में हम लोगों ने कहा था कि ई टू दी पावर आई के डॉट ए, या वहां पर आई के ए, दैट शुड बी 1। तो वैसे ही आ गया ई टू दी पावर आई वेक्टर जी डॉट वेक्टर आर शुड बी 1। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए अगर ये ब्रेवे लैटिस है तो। और इस कंडीशन से अब हमें क्या मिल रहा है जरा आप देखिए, इस फिगर को भी मैं इरेज कर दे रहा हूं, थोड़ी सी जगह बन जाएगी बोर्ड के ऊपर में। सो व्हाट वी मे राइट इज
फॉर दिस कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड क्या होना चाहिए, e टू दी पावर आई जी डॉट आर। ये 1 कब होगा, इसको 1 होने के लिए g डॉट आर को, वेक्टर g डॉट आर को 2m पाई होना चाहिए, वेयर m इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। अब what does this condition suggest us? इसका मतलब है R हमारा क्या है, R हमारा एक ट्रांसलेशन वेक्टर है, जिस ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू हम अगर लैटिस के किसी एक पॉइंट से शुरू करके और ट्रांसलेट करते चले जाएं, R से ट्रांसलेट करें, 2R से करें, 3R से करें, -R से करें, -2R से करें, -3R से करें, तो हमें पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे और जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिलेगा, मतलब कि जो लैटिस जेनरेट होगी थ्रू दैट ट्रांसलेशन वेक्टर R, वो एक ब्रेवे लैटिस होगा, वो एक ब्रेवे लैटिस होगा, वो ब्रेवे लैटिस के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। बिकॉज ब्रेवे लैटिस के केस में हम लोगों ने कहा था कि हमें एक ऐसा ट्रांसलेशन वेक्टर डिफाइन होना चाहिए जिसके थ्रू हम लैटिस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकें। सो वी कैन जनरेट ए ब्रेवे लैटिस थ्रू वेक्टर R, और वेक्टर R के ही तरह का एक वेक्टर हमें यहां पर वेक्टर G डिफाइन हो रहा है। तो क्या हम इस ट्रांसलेशन वेक्टर G से भी लैटिस पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, और क्या इस वेक्टर जैसे वेक्टर R से हम एक लैटिस जनरेट कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से शुरू करके, और इस R के थ्रू हम बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। यहां से R गए, फिर वहां से और R आगे बढ़ गए, फिर वहां से 2R आगे बढ़ गए, -3R आगे बढ़ गए, -R आगे बढ़ गए, तो बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स मिलेंगे और वो एक ऐसा एरे ऑफ पॉइंट्स मिलेगा 3 डायमेंशनल स्पेस में जो ब्रेवे लैटिस के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब कि इस वेक्टर R के थ्रू हम एक ब्रेवे लैटिस जनरेट कर सकते हैं। तो क्या ये एक ऐसा वेक्टर मिला जिस वेक्टर का R के साथ डॉट प्रोडक्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो R के तरह का ही एक ट्रांसलेशन वेक्टर अगर हम G को ट्रीट करें, तो क्या इस ट्रांसलेशन वेक्टर G के थ्रू भी हम कोई लैटिस जनरेट कर सकते हैं? और जो लैटिस जनरेट करेंगे क्या वो ब्रेवे लैटिस होगा? क्या वो ब्रेवे लैटिस के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा? और अगर होगा तो वो कैसा लैटिस होगा? उसके लैटिस पैरामीटर्स कैसे होंगे? वो कैसा ट्रांसलेशन वेक्टर होगा? विल इट हैव ए डायमेंशन ऑफ लेंथ एटसेट्रा? तो लेट अस राइट this vector G as hg1 plus kg2 plus lg3, और हमारा जो ब्रेवे लैटिस का ट्रांसलेशन वेक्टर जो हम लोग लिए हुए हैं वो कैसा होता है? वेक्टर R इज इक्वल टू n1a1 प्लस n2a2 प्लस n3a3, ऐसा है। और कंडीशन हमें क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए? इस G वेक्टर का इस R वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट दैट शुड बी इक्वल टू 2m पाई। और ये कंडीशन किसके लिए आया? जरा थोड़ी और गहराई में जाइए।
ये कंडीशन आया कहां से? ये कंडीशन आया जब किसी ब्रेवे लैटिस के ऊपर में हम लोगों ने ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस के कंडीशन को अप्लाई किया तब। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला लैटिस ब्रेवे लैटिस है। इस वेक्टर से जनरेट होने वाला लैटिस ब्रेवे लैटिस था। उसी ब्रेवे लैटिस के लिए किसी पॉइंट के अराउंड डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट्स को लिखने के लिए हम लोगों ने फूरियर ट्रांसफॉर्म के रूप में लिखा ओवर जी, और उस 3 डाइमेंशनल ब्रेवे लैटिस के किसी पॉइंट पर डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट्स लिखने के लिए जो हम लोगों ने फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाया, फूरियर ट्रांसफॉर्म के टर्म्स में लिखा, बिकॉज पेरियोडिसिटी की कंडीशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। और उसी को लिखने के क्रम में उस ब्रेवे लैटिस के किसी पॉइंट पर के डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को फूरियर ट्रांसफॉर्म के रूप में लिखने के क्रम में हम लोगों ने एक वेक्टर जी डिफाइन किया है। सो दिस वेक्टर जी कम्स आउट ऑफ दैट ब्रेवे लैटिस। सो वी माइट जनरेट एन अनदर लैटिस with the help of this vector g also, because it has some relationship with vector r. This has this relationship, and r can generate a breve lattice. So this vector should also generate a breve lattice. A lattice might be generated with the help of this translation vector g, and that lattice should also be a breve lattice. तो हम लोग इस वेक्टर जी को इस तरह से लेते हैं। सपोज वेक्टर जी इज इक्वल टू hg1 प्लस kg2 प्लस lg3, और वेक्टर r तो हमें पता ही है, जो ब्रेवे लैटिस का ट्रांसलेशन वेक्टर है वो है n1a1 प्लस n2a2 प्लस n3a3, और ब्रेवे लैटिस को जेनरेट होने के लिए इन वेक्टर्स की मदद से कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होना है? वेक्टर जी डॉट वेक्टर आर शुड बी इक्वल टू 2m पाई। अब a1 a2 a3 के किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए g1 g2 g3 a1 a2 a3 n1 n2 n3 h k l के किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द गिवन लैटिस टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस एंड पेरियोडिसिटी। तो जब मैं कह रहा हूं कि a1 a2 a3 के हर पॉसिबल वैल्यू के लिए दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, तो सहूलियत के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, लेट हम लोग अभी a2 और a3 को 0 ले लेते हैं। लेट a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट वी शुड गेट? तो वेक्टर g डॉट वेक्टर r शुड बी इक्वल टू 2m पाई। मीन्स व्हाट? ये होना चाहिए वेक्टर g मीन्स hg1 प्लस kg2 प्लस lg3 डॉट n1a1 should be equal to 2m pi, because a2 and a3 have been taken to be equal to 0. Now for any arbitrary value of n1 and h, देखिए g डॉट r को होना चाहिए 2m पाई। अब जरा इस स्ट्रक्चर को, इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। h टाइम्स n1, ये दोनों स्केलर्स हैं तो इसको अलग कर लीजिए। h टाइम्स n1
G1 डॉट A1 प्लस ये K टाइम्स N1 G2 डॉट A1 प्लस L टाइम्स N1 G3 डॉट A1 दैट शुड बी इक्वल टू 2m पाई। तो अगर ऐसा हो जाए कि फॉर एनी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ H and N1 what should happen for any arbitrary value of H and N1? अगर H टाइम्स N1 M हो जाए, वेयर M इज एनी इंटीजर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट एक इंटीजर हो ही जाएगा, दो इंटीजर का प्रोडक्ट एक इंटीजर होगा ही, तो H टाइम्स N1 तो एक इंटीजर हो ही जाएगा। तो G1 डॉट A1 अगर 2 पाई हो जाए, अगर G1 डॉट A1 2 पाई हो जाए एंड G2 डॉट A1 जीरो हो जाए, G3 डॉट A1 जीरो हो जाए, G3 डॉट A1 जीरो हो जाए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, बिकॉज H टाइम्स N1 तो M हो ही जाएगा, बिकॉज H भी एक इंटीजर है, N1 भी एक इंटीजर है, और दो इंटीजर का प्रोडक्ट तो एक इंटीजर हो ही जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू M। सो फॉर दिस कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड व्हाट शुड हैपन? अगर G1 डॉट A1 2 पाई हो जाए और G2 डॉट A1 जीरो हो जाए और G3 डॉट A1 जीरो हो जाए, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। कहने का मतलब सिमिलरली अगर हम लोग ऐसा लें, सिमिलरली अगर A1 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 0 ले लें, तब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? यहां पर आ जाएगा A1 और A3 जब 0 लेंगे आप, तो यहां आ जाएगा N2A2 और तब हम कहेंगे कि G1 डॉट A2 शुड बी 0, G1 डॉट A2 शुड बी 0 और G2 डॉट A2 शुड बी 2 पाई और G3 डॉट A2 शुड बी 0। और अगर हम लोग A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0 ले लें, तब क्या होना चाहिए? A1 और A2 दोनों 0 ले लिए, तो यहां पर वाला वेक्टर हो जाएगा N3A3। आप कहेंगे आप 0 क्यों ले रहे हैं? तो मैं तो ये कह रहा हूं कि 0 भी मैं ले सकता हूं, बिकॉज दिस डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 2m पाई फॉर एनी वैल्यू ऑफ A1 A2 A3, so it should be 2m pi for A1 is equal to 0, A2 is equal to 0 and non-zero A3 also. So we are just taking, let us take this to be 0. What happens? तो अगर A1 और A2 को 0 ले लेंगे तो यहाँ N3 A3 हो जाएगा, और तब हो जाएगा G1 डॉट A3 अगर 0 हो जाए, G1 डॉट A3 अगर 0 हो जाए, G2 डॉट A3 अगर 0 हो जाए और G3 डॉट A3 अगर ये 2 पाई हो जाए, तो अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो A1 A2 A3 के किसी भी सेट के लिए, for any N1 N2 N3, for any HKL, for any A1 A2 A3, for any G1 G2 G3, this condition will be satisfied. This condition will be satisfied. तो वो कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो, इसके लिए ऐसा होना चाहिए। और ये 0 होने का क्या मतलब है? इसका मतलब G2 वेक्टर और A1 वेक्टर, G3 वेक्टर और A1 वेक्टर, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। उसी तरह से यहाँ पर G1 वेक्टर और A2 वेक्टर
और G3 वेक्टर और A2 वेक्टर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। उसी तरह से G1 और A3 और G2 और A3 वेक्टर्स ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ऐसे वेक्टर्स का हम सेट बना लें जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले G1, G2, G3, A1, A2, A3 अगर लिया जाए तो इस R वेक्टर के थ्रू, इस R वेक्टर की मदद से जिस तरह से हम कोई ब्रेवे लैटिस जनरेट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से इस G वेक्टर के थ्रू भी, इस R के ही तरह इस G वेक्टर को भी एक ट्रांसलेशन वेक्टर ट्रीट करवा करके एक लैटिस जनरेट किया जा सकता है। लेकिन वैसा करने के लिए कंडीशंस क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए? What I am concluding is clearly we can generate a lattice with vector R, with vector G, treating it to be the translation vector of that lattice, provided, clearly we can generate a lattice with vector G, treating it to be the translation vector of that lattice, just like vector R, which can generate a Bravais lattice, provided the following conditions are satisfied. Provided following conditions are satisfied. Following conditions are satisfied. और वो कंडीशंस क्या हैं? तो पहला कंडीशन है कि ये G वेक्टर भी एक लैटिस जनरेट कर सकता है और ये G वेक्टर भी किसी लैटिस का ट्रांसलेशन वेक्टर हो सकता है, बशर्ते कि इस G वेक्टर का R वेक्टर के साथ जो किसी ब्रेवे लैटिस का ट्रांसलेशन वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट 2m पाई के बराबर हो। एंड आप इसको ऐसे जनरलाइज कर दीजिए। देखिए, इसको आप लिख सकते हैं GI डॉट AJ, इसका वैल्यू 2 पाई इंटू डेल्टा IJ होगा, वेयर डेल्टा IJ 1 होगा अगर I बराबर J हो। जैसे J को भी 1 ले लें, I को भी 1 ले लें, I इज इक्वल टू J ले लें, तो G1 डॉट A1 2 पाई होगा। और अगर I और J बराबर नहीं है, I है 2, J है 1, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और डेल्टा IJ ये 0 होगा इफ I इज नॉट इक्वल टू J। तो ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होंगे तो वेक्टर कैपिटल G को भी हम एक ट्रांसलेशन वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं कोई एक ब्रेवे लैटिस जनरेट करने के लिए, और यहां हमारा वेक्टर G कौन सा वेक्टर है? ये है H टाइम्स वेक्टर G1 प्लस K टाइम्स वेक्टर G2 प्लस L टाइम्स वेक्टर G3। और R वेक्टर तो पता ही है,
ये है N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3। अब देखिए हम लोग यहां पर इसको जनरलाइज कर सकते हैं कैसे। ये जो कैपिटल G वेक्टर के फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं, ब्रेवे लैटिस जनरेट करने के लिए जैसे ट्रांसलेशन वेक्टर है R, और उस ट्रांसलेशन वेक्टर R का फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स है A1 A2 A3। A1 A2 और A3 की मदद से हम लोग R वेक्टर को ऑब्टेन कर सकते हैं और उस R वेक्टर के रिपीटेड ट्रांसलेशन से हम लोग पूरा का पूरा एक ब्रेवे लैटिस जनरेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से इस ट्रांसलेशन वेक्टर R के फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर A1 A2 A3 हैं, उसी तरह से ट्रांसलेशन वेक्टर G के फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स होंगे G1 G2 G3। और इन G1 G2 G3 को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एक चीज ये देख लीजिए। G1 के बारे में हम लोगों ने क्या कहा था कि G1 जो होगा वो G1 डॉट A1 बराबर 2 पाई होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग इधर में रफ वर्क करते हैं। G1 डॉट A1 दैट शुड बी इक्वल टू 2 पाई, और G1 डॉट A2 शुड बी G2 डॉट A1 शुड बी 0 और G3 डॉट A1 शुड बी 0। इसका मतलब है कि जो G1 वेक्टर होगा उसका A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट 2 पाई होना चाहिए, और G2 और G3 का A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। कहने का मतलब कि G2 और A1 90 डिग्री पर होंगे। उसी तरह से G2 डॉट A2 ये है 2 पाई, और G1 डॉट A1 है 0, G2 डॉट A1 ये अगर हम लोग A1 और A3 को 0 लेते थे तो क्या आता था, देखिए तो अगर I नॉट इक्वल टू J होगा तो G2 डॉट A1 ये भी हो जाएगा 0। ये तो यहाँ पर हम लोग ले ही लिए हैं, तो इसमें G1 डॉट A1 इज 2 पाई, और ये कंडीशन कब आ रहा है, इसमें A2 A3 को 0 लिए हैं, और इसमें हम लोग अगर ले लें HG1 प्लस KG2 प्लस LG3 का डॉट प्रोडक्ट, इसमें हम लोगों ने A2 A3 को 0 लिया था, इसमें A1 A3 को 0 ले रहे हैं, तो N2 A2 दैट शुड बी इक्वल टू 2 पाई यहाँ से आएगा। तो ये आ जाएगा G1 डॉट A2, G1 डॉट A2 दैट विल बी 0, और G2 डॉट A2 विल बी 2 पाई, और G3 डॉट A2 दैट विल बी 0। सिमिलरली अगर यहाँ पर N3 A3 आ जाए, मतलब A1 और A2 को 0 लेंगे तो G1 डॉट A3 भी 0 होगा, G1 डॉट A3 भी 0 होगा, G2 डॉट A3 भी 0 होगा, और G3 डॉट A3 विल बी 2 पाई। तो अब जरा देखिए G1 A2 से भी 90 डिग्री पर है और A1 से भी 90 डिग्री पर है, A2 और A1 दोनों से 90 डिग्री पर है, और A3 से भी 90 डिग्री पर है। नहीं, G1 A1 से 90 डिग्री पर नहीं है, G1 A2 से 90 डिग्री पर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, और G1 A3 से 90 डिग्री पर है। तो इसको आप ऐसा कीजिए, इसको अगर हम लोग लिख दें G1 इज इक्वल टू 2 पाई, और साइक्लिक ऑर्डर में लीजिए, 1 के बाद क्या आता है 2,
तो यहां लिखिए A2 और 2 के बाद क्या आता है 3, तो क्रॉस A3 डिवाइडेड बाय A1 डॉट A2 क्रॉस A3। ये याद रखने का तरीका है। अगर G1 वेक्टर को हम लोग ऐसे डिफाइन कर देंगे तो वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। कैसे? आप ले लीजिए G1 डॉट A1 ले लीजिए, दोनों तरफ A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो G1 डॉट A1 क्या हो जाएगा, इतना टाइम्स इतना डॉट A1, तो A2 क्रॉस A3 डॉट A1, या उसको फिर इधर आप ले आ सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, A1 डॉट A2 क्रॉस A3, तो A1 डॉट A2 क्रॉस A3, A1 डॉट A2 क्रॉस A3, ये कट हो जाएगा और G1 डॉट A1 2 पाई बच जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। और इससे ये भी पता चल गया डिनोमिनेटर तो आपका स्केलर है, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट स्केलर, लेकिन ये A2 और A3 का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो A2 और A3 दोनों से 90 डिग्री पर होगा। तो इससे यह भी पता चल गया कि G1 वेक्टर जो है वो A2 और A3 दोनों से 90 डिग्री पर है। देखिए G1 वेक्टर A3 से भी 90 पर है और G1 वेक्टर A2 से भी 90 पर है, क्योंकि दोनों के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो अगर G1 वेक्टर को इन जनरल हम ऐसे डिफाइन कर दें तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सिमिलरली अब आपको आ गया करने, अब G2 को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां ले लीजिए 2 पाई और 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आता है 1, तो 2 पाई टाइम्स A3 क्रॉस A1 बाई A3 क्रॉस A1 बाई, और नीचे में क्या आ जाएगा, तो A2 डॉट A3 क्रॉस A1 ऐसा। और इसको भी चेक कर लीजिए, G2 वेक्टर A3 और A1 के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है, इन दोनों से 90 डिग्री पर इसको होना चाहिए। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो वेक्टर मिलता है उन दोनों से 90 डिग्री पर होता है। तो G2 शुड बी परपेंडिकुलर टू A3। देखिए G2 शुड बी परपेंडिकुलर टू A3 बिकॉज इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, एंड G2 शुड बी परपेंडिकुलर टू A1 चूंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो ये वेक्टर इन दोनों से 90 पर है और G2 डॉट A2 शुड बी 2 पाई, तो इसका A2 के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए G2 डॉट A2, तो इतना डॉट A2 करिएगा और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो उसको लिख सकते हैं A2 डॉट दिस और A2 डॉट A3 क्रॉस A1, और ये दोनों कट हो जाएगा तो G2 डॉट A2 2 पाई चला आएगा। और उसी तरह से अगर G3 वेक्टर को हम लोग डिफाइन कर दें 2 पाई और 3 है यहां, तो 3 के बाद 1 A1 और 1 के बाद 2 A1 क्रॉस A2 डिवाइडेड बाय A3 डॉट A1 क्रॉस A2। तो इस तरह से अगर इस कैपिटल G वेक्टर, ये जो कैपिटल G वेक्टर हम लोगों ने ट्रांसलेशन वेक्टर के रूप में लिया है, इस कैपिटल G वेक्टर के फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स अगर ऐसे लिए जाएं, G1 इतना लिया जाए, G2 इतना लिया जाए, G3 इतना लिया जाए, तो H टाइम्स G1 वेक्टर प्लस K टाइम्स G2 वेक्टर प्लस L टाइम्स G3 वेक्टर को एक ट्रांसलेशन वेक्टर के रूप में यूज करके और एक लैटिस जनरेट किया जा सकता है। लेकिन वो जो लैटिस जनरेट होता है उस लैटिस को रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं, और वो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स जिस स्पेस में हैं वो रेसिप्रोकल स्पेस कहा जाता है। इसको रेसिप्रोकल लैटिस नाम क्यों दिया गया आप देख लीजिए। यहां पर ब्रेवे लैटिस का जो ट्रांसलेशन वेक्टर है R, इस ब्रेवे लैटिस का जो ट्रांसलेशन वेक्टर है R, उस R वेक्टर के फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स कौन कौन से हैं? उस R वेक्टर के फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं वेक्टर A1, वेक्टर A2 और वेक्टर A3, और ये तीनों वेक्टर को लेंथ का डायमेंशन है। लेकिन ये जो
वेक्टर जी के, इस ट्रांसलेशन वेक्टर जी के जो फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स लिए गए हैं G1, G2, G3, इनके डायमेंशंस क्या हैं? तो A2 क्रॉस A3 को लेंथ स्क्वायर का डायमेंशन होगा, और A1 डॉट A2 क्रॉस A3 क्या है? आप वेक्टर जब पढ़ते हैं क्लास 11 में, तो अगर 3 वेक्टर्स लिए जाएं, वेक्टर A1, वेक्टर A2 और वेक्टर A3, और ये तीनों वेक्टर्स किसी पैरेललोपाइप्ड के 3 एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इन तीनों को मिला करके जो पैरेललोपाइप्ड फॉर्म करता है उसका वॉल्यूम है, तो इसको लेंथ क्यूब का डायमेंशन होगा, और ये डायमेंशनलेस है। तो न्यूमरेटर में है लेंथ स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है लेंथ क्यूब, सब जगह वैसा ही है। तो इसको इनवर्स ऑफ लेंथ का डायमेंशन है, रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ का डायमेंशन है। तो ये जो हमारा लैटिस जेनरेट होगा वेक्टर जी के मदद से, द लैटिस विच वी कैन जेनरेट टेकिंग हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर जी इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस बिकॉज its fundamental translation vectors G1, G2 and G3 have dimensions of reciprocal of length। उनको reciprocal of length का डायमेंशन है, और इस वेक्टर की मदद से जो लैटिस जनरेट होती है वो रेसिप्रोकल लैटिस कहलाता है, और उस रेसिप्रोकल लैटिस के जो लैटिस पॉइंट्स जिस स्पेस में सिचुएटेड होते हैं वो रेसिप्रोकल स्पेस कहा जाता है। सो रेसिप्रोकल स्पेस का ये एक ट्रांसलेशन वेक्टर है। सो वी कैन generate a lattice with the help of translation वेक्टर G इज इक्वल टू HG1 प्लस KG2 प्लस LG3 कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस, द फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स, the fundamental translation vectors G1, G2, G3 have dimensions of reciprocal of length, dimensions of reciprocal of length, रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ। और जिस स्पेस में रेसिप्रोकल लैटिस के लैटिस पॉइंट्स सिचुएटेड होते हैं वो एक रेसिप्रोकल स्पेस कहलाता है। द स्पेस containing the points of reciprocal lattice, reciprocal lattice is called a reciprocal space, is called a reciprocal space, इसको हम लोग बोलते हैं। एक बात छोटी सी यहाँ हम लोग और करना चाहेंगे रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में। ये रेसिप्रोकल लैटिस जो है यह भी एक ब्रेवे लैटिस ही होता है। रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें आप दिमाग में रखेंगे। रेसिप्रोकल लैटिस ऑल्सो इज अ ब्रेवे लैटिस। तो जो 14 तरह के 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवे लैटिसेस की बात हम लोगों ने किया था, उसी 14 ब्रेवे लैटिसेस में से किसी न किसी एक कैटेगरी को हर रेसिप्रोकल लैटिस बिलोंग करेगा। सो एवरी रेसिप्रोकल लैटिस
reciprocal lattice will belong to any one of the 14 Bravais lattices। और दूसरी बात है कि जिस तरह से ब्रेवे लैटिस प्रिमिटिव हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, सी सेंटर्ड हो सकता है, उसी तरह से रेसिप्रोकल लैटिसेस भी बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, सिंपल क्यूबिक हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, सी सेंटर्ड हो सकता है। ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। जिस तरह के लैटिसेस ब्रेवे लैटिसेस हो सकते हैं, वैसे ही लैटिसेस रेसिप्रोकल लैटिसेस भी होते हैं, होंगे। सो एज अ ब्रेवे लैटिस कैन बी अ simple cubic lattice, primitive lattice, body centered, face centered, C centered, Similarly, reciprocal lattices will also be of these kinds. Reciprocal lattices will also be of these kinds. तो ये बिल्कुल फर्क ये है कि आर वेक्टर की जगह जी वेक्टर के थ्रू हम जेनरेट कर रहे हैं, जिसको रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ का डायमेंशन होता है और इसको हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। लेकिन ये कोई ना कोई एक ब्रेवे लैटिस ही होगा। ब्रेवे लैटिस के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे। तो फिर जब ब्रेवे लैटिस की बात हम लोग कर ही चुके थे, तो फिर एक नए तरह का जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस कंसीव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर्स के स्टडी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी बात हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। एक लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ये सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे कि अगर रियल स्पेस में कोई एक ब्रेवे लैटिस है, सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो रेसिप्रोकल स्पेस में क्या वो सिंपल क्यूबिक ही रहेगा? अगर रियल स्पेस में कोई एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, ब्रेवे लैटिस, तो क्या रेसिप्रोकल स्पेस में उसके करेस्पॉन्डिंग जो लैटिस बनेगा जी वेक्टर की मदद से, उसके करेस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बनेगी, क्या वह भी एक बॉडी सेंटर्ड ही लैटिस होगा या कोई अलग तरह का ब्रेवे लैटिस को वो करेस्पॉन्ड करेगा? तो ये सारी कुछ बातें अपने रेसिप्रोकल लैटिस के अंडरस्टैंडिंग को, इनसाइट को और भी स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हम लोग कुछ बातें अगले लेक्चर में करेंगे और तब फिर और आगे की बातें करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।